अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा जी, आज हम आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 में मौजूद अहम शॉर्ट क्वेश्चंस के मुतल्लिक बताएंगे। जैसा कि एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ चुके हैं, अक्सर स्टूडेंट्स स्टडीज़ को लेके बड़े परेशान होंगे। तो पहले हम आपको ये बता दें कि पहले चैप्टर में से शॉर्ट सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं, फिर हम उन टॉपिक्स के अंदर मौजूद अहम क्वेश्चंस को आपको बताएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बेटा ये जो बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, ये आपके शॉर्ट सिलेबस में शामिल है। इसके बाद ये जो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपके शॉर्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके बाद आपके शॉर्ट सिलेबस में जो अगला टॉपिक आपने तैयार करना है एग्ज़ाम के लिए, वो बेटा जी बायोलॉजिकल मेथड है। इस बायोलॉजिकल मेथड में कौन कौन से अहम पॉइंट हैं, ये भी हम आपको बताएंगे, अभी डिस्कस करेंगे। और बेटा जी ये जो बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, ये तीसरा टॉपिक है जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 में से आपने कुछ भी नहीं करना। अब हम आपको इन तीनों टॉपिक्स में मौजूद अहम शॉर्ट क्वेश्चंस के मुतल्लिक बताते हैं। अच्छा बेटे, ये जो बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, बेटा इस टॉपिक में आपने दो शॉर्ट क्वेश्चंस खसूसी तौर पे तैयार करने हैं। ये साथ साथ मैं आइडेंटिफाई भी करता जाता हूँ। नंबर 1, आपने बायोलॉजी की डिफाइन करनी है। व्हाट इज़ बायोलॉजी? तो ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा 9th क्लास में भी, कि ये जो लफ्ज़ बायोलॉजी है ये दो अल्फाज का मजमुआ है, बायोस और लोगोस, जो कि दोनों ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है। अच्छा जी, बायोलॉजी में जैसे लिखा हुआ है ना, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, सबसे अहम लाइन ये इन्होंने स्टार्ट में लिख दी है। ठीक है जी, चूंकि आप लोग एफएससी के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करके लिख दीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है ना, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस एंड लाइक अदर साइंसेज इट इज़ द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर। Biologists deal with the living part and with the non-living things which affect the living things in any ways। इतना भी आप लिख दें तो भी ठीक है। मज़ीद अगर एलेबोरेट करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। फर्स्ट पैराग्राफ ये इसका तफसीली शॉर्ट क्वेश्चन का ये जवाब बनता है बेटा। इस पेज में अगर आप दूसरा क्वेश्चन ढूंढना चाहें तो आपको दूसरा क्वेश्चन कैसे बन के आएगा, यहाँ से ये जो लिखा हुआ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हाट डू यू नो अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या ये ऐसे भी आ सकता है कि राइट सम मेजर फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आपने यहाँ से इसको स्टार्ट करना है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़, ये दूसरी खसूसियत आ गई। आर कंपोज्ड ऑफ वन आर मोर सेल्स, तीसरी खसूसियत आ गई। कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम्स ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक्स, चौथी खसूसियत आ गई। कैन अक्वायर एंड यूज़ एनर्जी, पांचवी खसूसियत आ गई।
कैरी आउट कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमेरियस केमिकल रिएक्शन, छठी खसूसियत आ गई। कैन ग्रो इन साइज, सातवीं आ गई। मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, करेक्टर नंबर 8। प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स सिमिलर टू देम, करेक्टर नंबर 9 आ गया है। रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट, करेक्टर नंबर 10 आ गया है। अच्छा बेटा, आपने इस फर्स्ट पेज में जस्ट यही 2 क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अच्छा बेटा, इस नेक्स्ट पेज में ये जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं, ये आपने सारी ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। अक्सर पेपर में जो क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, उसमें कैसे क्वेश्चन किया जाता है, उसमें आपसे पूछा जाएगा डिफरेंशिएट, ये मैं आपको सपोज करके बता रहा हूँ, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इन दोनों में कोई डिफरेंस लिखा जा सकता है। या डिफरेंशिएट बिटवीन मेरीन बायोलॉजी एंड फ्रेश वाटर बायोलॉजी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा। इसी तरह व्हाट डू यू नो अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बेटा। तो लिहाजा आप लोगों के लिए ज़रूरी ये होगा कि आप लोग इसको सारे को ही अच्छे तरीके से रेडी कर लें, इन तमाम ब्रांचेस को। तो बेटा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसे कि आपको पता है, ये मॉलिक्यूल से रिलेटेड होती है, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स। और इसी तरह बेटा एनवायरमेंटल बायोलॉजी की ऐसी शाखा है जिसमें हम जिंदा जानदार का उसके एनवायरनमेंट के साथ ताल्लुक़ पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में, चूँकि इसके नाम में इसका जवाब मौजूद है, माइक्रो का मतलब छोटा होता है, माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे। अच्छा बेटा, ये जो फ्रेश वाटर बायोलॉजी और मेरीन बायोलॉजी है, इसमें डिफरेंस ज़रा तवज्जो से सुन लें। फ्रेश वाटर बायोलॉजी से मुराद मीठे पानियों में मौजूद जानदारों के मुतल्लिक पढ़ना, जैसा कि दरिया, झील, तालाब, मीठे पानी के तालाब, ठीक है बेटा। हाँ जी, इन तमाम वाटर रिजर्वायर्स में मौजूद तमाम जिंदा जानदारों के मुतल्लिक पढ़ना क्या आ जाएगा, फ्रेश वाटर बायोलॉजी आ जाएगा। इसी तरह मेरीन बायोलॉजी साल्टी वाटर में मौजूद, यानी कि समंदरी पानी में मौजूद तमाम जिंदा जानदारों के मुतल्लिक पढ़ा जाएगा मेरीन बायोलॉजी में। अच्छा, ये याद रखना है आपने, फ्रेश वाटर बायोलॉजी और मेरीन बायोलॉजी में इनमें तमाम जानदार शामिल होंगे, ना सिर्फ एनिमल्स, ठीक है ना। फ्रेश वाटर में जितने प्लांट्स आ जाते हैं, हाइड्रोफाइट्स, जितने प्लांट्स आ जाएंगे वो भी शामिल होंगे, जितने एनिमल्स आ जाएंगे इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स, फिशेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब कुछ शामिल हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसके बाद है बेटा पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स के मुतल्लिक पढ़ते हैं, उनके मोड ऑफ एक्शन के मुतल्लिक पढ़ते हैं। ह्यूमन बायोलॉजी में हम इंसान के जेनेटिक मेकअप को पढ़ते हैं, उसकी एनाटॉमी को पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी को पढ़ते हैं, हिस्टोलॉजी को पढ़ते हैं, उसकी सेल बायोलॉजी को पढ़ते हैं। मतलब इंसान को बड़ा ब्रीफली स्टडी किया जाता है ह्यूमन बायोलॉजी में। इसके बाद है बेटा जी सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम जिंदा जानदार के सोशल बिहेवियर के मुतल्लिक पढ़ते हैं और उसकी कम्युनल लाइफ के मुतल्लिक पढ़ते हैं कि वो कैसे सोसाइटीज़ बना के रहता है। लास्ट में है बेटा जी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जैसा कि आपको पता है, ये जो बेचारे शुगर के पेशेंट्स लोग होते हैं, इनके जिस्म में इंसुलिन नहीं बन पा रही होती, तो फिर उनके लिए, उन पेशेंट्स के लिए इंसुलिन बनाने के लिए हम बैक्टीरियाज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक्टीरिया की मदद से उन शुगर के मरीज़ों के लिए हम इंसुलिन तैयार कर सकते हैं। तो लिहाजा बायोटेक्नोलॉजी बेटा, बायो कहते हैं लाइफ को, टेक्नोलॉजी कहते हैं मेथड या तरीके को। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा मेथड या ऐसा तरीका जिसमें हम किसी भी ज़िंदा जानदार को इस्तेमाल करके
इंसानों के फायदे की चीज़ें तैयार करें, इसको हम क्या कहेंगे? बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। होप सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप ज़रूर कमेंट में आके पूछ लें, इंशाल्लाह हम आपको फ़ौरन रिप्लाई करेंगे और दोबारा समझाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो बायोलॉजिकल मेथड है, इंतहाई आसान टॉपिक है ये। तो इस टॉपिक को हम अभी डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह सेकंड वीडियो में। तो आज जो हमने आपको बता दिया है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप हमसे ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में आके, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। थैंक्स अ लॉट। और ये हमारा चैनल राफ़े एकेडमी के नाम से, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जी तो बेटा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हम आपको बायोलॉजिकल मेथड के मुतल्लिक बताएंगे। जैसा कि हमने आपको बता दिया कि शार्ट सिलेबस में ये टॉपिक शामिल है। अच्छा, इस टॉपिक में जो अहम शार्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले बेटा ये आ सकता है कि हाउ ऑब्जर्वेशंस आर मेड, कि ऑब्जर्वेशंस कैसे बनाए जाते हैं। तो आपने बताना है कि ऑब्जर्वेशन 5 सेंसेस की मदद से बनाए जा सकते हैं: विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच। ठीक है जी। अच्छा, नंबर 1 तो ये आ गया। ये इतना शॉर्ट क्वेश्चन, ये ऑब्जर्वेशंस की डिफाइन आ सकता है। अब आगे ऑब्जर्वेशंस की टाइप्स हैं बेटा, यहाँ से ऑब्जर्वेशंस कैन बी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये दोनों किस्मों के हो सकते हैं, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। अच्छा, यहाँ पे ना इनमें डिफरेंस भी बताया गया है कि ये जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं ये ज़्यादा एक्यूरेट है। सही है, इनको मेजर भी किया जा सकता है, ये वेरिएबल भी हैं और इन्हें नंबर के हिसाब से रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। ठीक है बेटा, ये बड़ा अहम डिफरेंस है जो अक्सर पेपर में आ जाता है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिफरेंस, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस के दरमियान डिफरेंस लिखें। तो आपने बताना है बेटा। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन। पहला था व्हाट आर ऑब्जर्वेशंस, दूसरा है गिव टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस या डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। अच्छा जी, इसके बाद ये जो तीसरी डिफाइन है ये हाइपोथेसिस की है बेटा। हाइपोथेसिस की डिफाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एन ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइज ऑब्जर्वेशन इनटू डेटा फॉर्म एंड गिव्स अ स्टेटमेंट एज पर एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द इवेंट। दिस स्टेटमेंट इज द हाइपोथेसिस विच इज टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर कोई स्टूडेंट्स पढ़ाई में ज़्यादा वीक हों और वो बेचारे सारी की सारी डेफिनेशंस याद ना कर सकें, तो उन बच्चों को चाहिए वो यहाँ से इसको जस्ट याद कर लें, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो बेटा ये भी डिफाइन ठीक होगी। अच्छा, इसके साथ साथ किसी भी हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करने के दो तरीके हैं। पहला लिखा हुआ है डिडक्टिव रीजनिंग और दूसरा लिखा हुआ है इंडक्टिव रीजनिंग। ये इंतहाई आसान है दोनों तरीके। कैसे, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ डिडक्टिव रीजनिंग के मतलब। ये डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो डिडक्टिव रीजनिंग है ये जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएगी। ये लिखा हुआ आपकी किताब में, इट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब
1 मिनट के लिए आप इमेजिन करें, परिंदों के मुतालिक सोचें। सब परिंदों के पर होते हैं ना जी? जी बेटा, तमाम परिंदों के पर होते हैं। ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। अच्छा, अब तो हमने ये बात कर ली जनरल में, और अगर हम कहें कि अगर तमाम परिंदों के पर हैं तो फिर चिड़िया के भी पर होंगे। ठीक है, अब देखें, पहले हमने तमाम परिंदों की जनरल बात की, फिर हम सिर्फ चिड़िया पे चले गए, स्पैरो पे चले गए, स्पेसिफाई कर लिया, उसको स्पेसिफिक कर लिया। ठीक है बेटा, डिडक्टिव रीजनिंग वो रीजनिंग होगी जो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, इसी पैराग्राफ में यहाँ लिखा भी हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ वी एक्सेप्ट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स and that sparrows are birds, then we conclude that sparrows have wings। ठीक है जी, ये आपने इतना कर लेना है डिडक्टिव रीजनिंग। फिर ये यहाँ से इंडक्टिव रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? ये स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाएगी। अब ये फ़ौरन आपके जहन में बिल्कुल आया होगा कि ये डिडक्टिव का उल्ट भी हो सकती है और ये हो सकती है। अब पहले हम स्पैरो से बात स्टार्ट करेंगे कि इफ़ स्पैरोज हैव विंग्स देन ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स। ठीक है जी। यहाँ से बेटा ये आपने सेकंड डेफिनेशन ये कर लेनी है, यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग कर लेनी है। ये लिखो ना, फॉर इंस्टेंस इफ वी नो दैट स्पैरोज हैव विंग्स and are bird, we know that eagle, parrots, ox, crow and birds, then we conclude that all birds have wings। ठीक है बेटा जी। अच्छा जी, इसके बाद हम आपको बता दें, इसमें जो अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो थ्योरी की है। ठीक है, यहाँ से ही आप थ्योरी को स्टार्ट कर लें। आ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ मैनी टेस्ट विच इज़ देन कॉल्ड आ थ्योरी। अच्छा, यहाँ आके बल्कि ये नेक्स्ट लाइन भी आप साथ कर लें तो बहुत अच्छा होगा। आ गुड थ्योरी इज़ प्रिडिक्टिव एंड हैज़ एक्सप्लेनेटरी पावर। ठीक है जी, ये थ्योरी की डिफाइन आ गई है। अच्छा, अक्सर औकात प्रोडक्टिव थ्योरी की डिफाइन भी अक्सर पेपर में आती है, और ये अक्सर देखा गया है कि ये क्वेश्चन ऐसे आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड प्रोडक्टिव थ्योरी। तो आपने बताना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ गुड थ्योरी इज दैट इट मे सजेस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस। अ गुड थ्योरी of this kind is called productive theory। ये जो ऐसी थ्योरी जो नए स्कूल ऑफ थॉट्स ओपन करे, अगर किसी थ्योरी पे सर्च की जा रही है, वो मज़ीद तहकीक के नए दरवाजे खोल दे, तो उस थ्योरी को हम क्या कहेंगे? प्रोडक्टिव थ्योरी कहेंगे। ठीक है बेटा जी। अच्छा जी, इसके बाद साइंटिफिक लॉ की डिफाइन है, यहाँ से आपने स्टार्ट करनी है। इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव्स दिस स्केप्टिकल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस इट बिकम्स अ साइंटिफिक लॉ। ठीक है, ये आपने पूरी ही कर लेनी है। अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, इट इज़ वर्चुअली एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी। ये इतना कर लेना है बेटा। इसके बाद ये दो एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं बायोलॉजिकल लॉज की, हार्डी-वाइनबर्ग लॉ और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है जी स्टूडेंट्स, होप सो आपको इस टॉपिक की भी समझ आ गई होगी। तो बेटा जी, इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में आके हमसे पूछ सकते हैं।
और हमारा ये चैनल राफ़े एकेडमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी हम आपकी सपोर्ट कर सकें एजुकेशनल लाइफ में, हम इंशाल्लाह हम आपके लिए हाज़िर हैं। आप लोग हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको फौरी रिप्लाई करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, बेटा हमारा लास्ट टॉपिक है बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। सॉरी। अच्छा बेटा, चूंकि हमने पीछे वाले ये दोनों टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चन हमने ये तैयार किए हैं, इस पॉइंट में भी जो अहम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हम आपको उनके मुतालिक अभी बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि अक्सर पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो आपने इसको थारोली कंप्लीट ही याद करना है, और जो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना चाहें तो ये उनकी मर्ज़ी है, उनकी खुशी है। खैर, हम आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी बता देते हैं। बेटा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं। व्हाट आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स? ऐसे प्लांट्स, ऐसे पौधे जिनमें फॉरेन जीन्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। अब मैं सादा उर्दू में आपको ये बताने लगा हूँ, ऐसे पौधे जिनके अंदर जीन्स दाखिल की जाए बाहर से जीन्स को प्लांट्स के अंदर दाखिल कर दिया जाए, तो फिर वो प्लांट्स क्या बन जाएंगे? ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ये लिखी इसकी डेफिनेशन बेटा, प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर सेल्स। ठीक है जी, ये आपने ट्रांसजेनिक प्लांट्स की डिफाइन इतनी कर लेनी है। इसके बाद जो अगली डिफाइन बनती है वो क्लोनिंग की बनती है। अगर क्लोनिंग की डिफाइन आ जाए तो आपने जस्ट ये ब्रैकेट वाला ही लिख देना है, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, ये इतना दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक में। फिर उसके बाद बेटा तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे बनने वाला है वो है बायोलॉजिकल मेथड। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, बायोलॉजिकल मेथड ये इंतहाई आसान, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। डेफिनेशन है, बायोलॉजिकल कंट्रोल किसे कहते हैं? कंट्रोल थ्रू सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जिंदा जानदार को इस्तेमाल करके किसी भी बीमारी को रोकना। ये ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, कंट्रोल बाय सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल की डिफाइन है बेटा, और आप इसकी एग्जांपल यहां से कर सकते हैं। एन एफर्ड दैट अटैक्स वालनट ट्रीज। वालनट ट्रीज कौन से होते हैं? अखरोट और बादाम के दरख्त। इज बीइंग कंट्रोल्ड बायोलॉजिकली बाय अ वेस्प। देखें, एफर्ड भी एक इंसेक्ट है, एक कीड़ा है जो कि वालनट ट्रीज को डैमेज करता है, जबकि वेस्प भी एक कीड़ा है। जब इस वेस्प को छोड़ा जाएगा वालनट ट्रीज पर, तो वेस्प जाके क्या करेगा? वालनट ट्रीज पर मौजूद एफर्ड को खा लेगा और पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है बेटा, अब इस तरीके से देखें, हमने एक बीमारी फैलाने वाले इंसेक्ट को कंट्रोल कर लिया। किससे? दूसरे इंसेक्ट से। जिंदा जानदार को इस्तेमाल करके हमने बीमारी को कंट्रोल कर लिया। इसी को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो चौथा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। अक्सर ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इसकी डिफाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ तक। पहले इसको आप समझ लें
कि इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट होती क्या है। बेटा कोई भी तरीका अपना के किसी भी बीमारी को कंट्रोल करना, कोई भी तरीका अपना के किसी भी बीमारी को कंट्रोल करना क्या कहलाएगा, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ये मैं पढ़ने लगा हूं। इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ अ पार्टिकुलर डिजीज डिजीज आर all the common diseases of plants can be achieved by using all relevant appropriate methods of disease control. Such an approach of disease control is called integrated disease management. इसमें बेटा जी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है ये हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक आ सकता है। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से क्वेश्चन बन सकता है कि ये हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक होती क्या है, क्यों यूज़ की जाती है। बेटा बेसिकली ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम पौधों को लिक्विड मीडियम में ग्रो करवाते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस पौधे के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट एसेंशियल है। ये जो हमारी सॉइल है, ज़मीन, मट्टी, ये कॉम्प्लेक्स मीडियम है। इसके ज़रिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स का, उनकी इफ़ेक्टिविटी का पता लगाना मुश्किल काम है। इसीलिए हम हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक में हम पौधों को मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स वाले मीडियम्स में, लिक्विड मीडियम्स में ग्रो करवाते हैं ताकि ये जान सकें कि कौन सा न्यूट्रिएंट ज़रूरी है। यहीं से आपने स्टार्ट करना है। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक इज़ यूज टू टेस्ट वेदर अ सर्टन न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर प्लांट और नॉट। ठीक है जी। इन दिस टेक्निक द प्लांट्स आर ग्रोन इन एरिएटेड वाटर टू विच न्यूट्रिएंट मिनरल साल्ट आर एडेड, मतलब न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए जाते हैं उस पानी में। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग however is yet not feasible. Astronauts may use it for growing vegetables. Astronauts खलाबाज, ये जो स्पेस में सर्च करने वाले लोग हैं, ये इस टेक्निक को इस्तेमाल करके अपने लिए वहाँ स्पेस में जाके वेजिटेबल्स ग्रो करवाते हैं। अच्छा, लास्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये पेस्चराइजेशन है। अक्सर पेपर में ये भी आ जाता है कि व्हाट इज़ पेस्चराइजेशन, तो आपने बताना है पेस्चराइजेशन ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम मिल्क को और मिल्क प्रोडक्ट्स को सेव करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए पेस्चराइजेशन की टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। और ये टेक्निक किसने पेश की थी? लुइस पास्चर ने पेश की थी। ठीक है जी। उम्मीद है आपको बेटा जी ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। इसी के साथ आपका पहला चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। मज़ीद आपको बेटा जी अगर इससे रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर हमसे पूछें, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर बताएंगे। और बाकी हमारा राफ़े एकेडमी वाला यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपकी एजुकेशनल हेल्प करते रहें। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।